Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and here in this session we are going to discuss our further topics on this chapter, that is chapter number 4, Structure of the Atom, from NCERT book class 9th. Okay, so let's get start the session of today's with this topic here, the structure of an atom. In our previous class we have already discussed charged particles in a matter, what is matter and what are the constituent particles of matter, where we have already discussed about proton, neutron and electrons, okay, and their charges. So let's get started the session with the topic, the structure of an atom. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. फ्रेंड्स, दिस सेशन वुड बी बायलिंगुअल. ये बायलिंगुअल रहेगा. इसमें मैं इंग्लिश की बुक को यूज़ कर रही हूँ और मैं साथ साथ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ट्रांसलेट भी करूँगी हिंदी में, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छे से इसको कवर करेंगे इन टॉपिक्स को. और यहाँ से हमें मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और चैप्टर को सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें एक साउंड नॉलेज हो हमारे सब्जेक्ट मैटर की. सो लेट गेट स्टार्ट. इसमें जो हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ द एन एटम है, हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, जो कि 9th क्लास के साइंस का टॉपिक है, इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं. हम इससे पहले वाले सेशन में पढ़ चुके थे कि जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के मिलकर बना होता है, और एटम्स मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एटम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर के एटम बना होता है. जहाँ पर हमने जाना था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में. मेनली हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है. और ये सब हम जान चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में. अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, मेरे चैनल पर ही अवेलेबल है, और मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी. तो अब हम इस सेशन में हम ये जानने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल्स दिए थे, उनके मॉडल्स के बारे में भी हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे हमारा जे थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है एंड बोहर्स मॉडल है. तो ये तीनों मॉडल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम का जो स्ट्रक्चर है, डाल्टन की थ्योरी, जो एटमिक थ्योरी दी गई थी, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमें पता लगा था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है. यानी कि डाल्टन ने कहा कि एटम जो है इंडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसके कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होते, एटम एक सिंगल यूनिट है. बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनसाइड द एटम led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की, उन्होंने इस थ्योरी को जो है फेल कर दिया, ठीक है, ये फेल हो गई हमारे डाल्टन्स की थ्योरी. इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. और फिर ये जानना जरूरी हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें पता लग चुका था कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है. तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम के अंदर. तो इसके लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट प्रोपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल. तो अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे. जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. जिनमें से जे थॉमसन जो थे, ये आपके वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है. इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि जो आपके एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है. तो देखिए, हम यहाँ जानने वाले हैं थॉमसन का मॉडल क्या है एटम का. थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या है, किस तरह का मॉडल है एटम का. थॉमसन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, इस तरह से हैं ये. वर लाइक करंट्स जो होते हैं, अब आपके किशमिश को बोला जाता है, ये एक ड्राई फ्रूट होता है. इस तरह से जैसे कि आपका क्रिसमस वेडिंग में जैसे आपका करंट्स होते हैं ना, आप यूज़ करते हो, किशमिश को यूज़ करते हो, जैसे आपने बेकरी की है तो उसमें आपने किशमिश डाला, तो इस तरह से होंगे. इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, एक क्रिसमस पुडिंग में जैसे क्रिसमस पर आपने कोई चीज़ बनाई है, बेक किया है, केक वगैरह बेक किया, उसमें आपने किशमिश डाले, तो इस तरह से आपको थॉमसन ने बताया कि एटम जो होता है वो इसी तरह से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो इसी तरह से होते हैं जैसे क्रिसमस पुडिंग में आपकी किशमिश होती हैं. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन. हम इसके अलावा वाटरमेलन के बारे में भी सोच सकते हैं, जो हमारा तरबूज होता है ना, जो आप खाते हो गर्मी के टाइम में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाना इसको. तो ये जो है
ये वाटरमेलन की तरह भी है, जैसे आप वाटरमेलन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, जो आपका रेड एडिबल पार्ट है ना, जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, जिसको आप खाते हो, खाने लायक खाने योग्य जो पार्ट होता है तरबूज का, वो होगा पॉजिटिव चार्ज जैसे। while the electrons are studied in the positively charged sphere, जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, इसी तरह होगा जैसे कि आपके तरबूज के अंदर जो ब्लैक कलर के उनके जो बीज होते हैं ना, जो सीड्स होते हैं, इस तरह से। मतलब यहाँ थॉमसन के मॉडल ने ये बताया है कि जो हमारा एटम होता है ना, वो इस तरह से होता है जैसे कि किशमिश पडिंग में आपकी किशमिश डली हुई होती है, धसी हुई होती है, इसी तरह से। और सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि आप वाटरमेलन के को भी ले सकते हो कि जैसे वाटरमेलन में आपका जो रेड पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, जिसको आप खाते हो, वो आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एटम भी इसी तरह से होता है कि जो एटम का मोस्टली पार्ट जो होता है, जो एडिबल पार्ट है वहाँ पर जैसे इसका है, तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी तरह से एटम में धसे होते हैं जैसे कि आपका वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, राइट। तो ये बताया गया है यहाँ पर। अब देखो ये दिया गया है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का जो मॉडल है एटम का, वो आपको दिखा रहा होता है जैसे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक स्फीयर लिया हुआ है, जैसे आपको वाटरमेलन है, तो ये जो रेड पार्ट, जो एडिबल पार्ट है ना, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जो ये आपके बीज डले हुए सीड्स है ना, ये ऐसे हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये है एटम का मॉडल थॉमसन्स के अकॉर्डिंग। थॉमसन ने जो फर्स्ट मॉडल दिया था, ये आपका थॉमसन साइंटिस्ट ने दिया था एटम का, और इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक द करंट्स इन द किशमिश पडिंग, या फिर आप इसको कह सकते हो कि सीड्स इन द वाटरमेलन। ये इसी तरह से जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है आपके एटम के अंदर इस तरह से, जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट, जो रेड एडिबल पार्ट होता है, इसी तरह से, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो ये था थॉमसन के अकॉर्डिंग मॉडल एटम का। एंड द नेक्स्ट मॉडल इज़ ओके। तो यहाँ पर इनके कुछ प्रपोज्ड, इन्होंने कुछ, थॉमसन ने कुछ प्रपोजल्स डाले हुए हैं, ठीक है। कुछ इनके स्टेटमेंट्स थे, वो भी देख लेते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी थी। थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने बताया कि प्रपोज किया यहाँ पे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो आपके एटम्स होते हैं इनमें मोस्टली जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ना जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो उनमें एम्बेडेड होते हैं, उनमें धसे हुए होते हैं। मतलब मोस्टली पार्ट जो पॉजिटिव होगा, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें धसे हुए होंगे, इस तरह से होंगे। कुछ कहीं किसी पार्ट में जो है आपके ये इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। द नेगेटिव, द सेकंड वन इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगर इस तरह से देखा जाए तो जो आपका एटम का जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, या वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड जो है सिमिलर है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा एटम के ऊपर, वही उसके न्यूट्रॉन का चार्ज होगा। तो इस करके आप कह सकते हो, सॉरी, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो सिमिलर होगा मैग्नीट्यूड में, और इस तरह से आप कह सकते हो कि जो एक आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके अलावा जो है थॉमसन ने ये बताया था कि जो आपका एटम्स है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल एज वी विल सी बिलो। लेकिन जबकि थॉमसन ने ये आपके प्रपोजल डाल दिए कि ये बातें स्टेटमेंट दे दी गई थी इन्होंने एटम के रिगार्डिंग, लेकिन आगे चल के कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इनको नहीं माना, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं टेक ओवर की, उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो सही हैं। उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने और डिस्कवरीज़ की, उनके बारे में और नॉलेज एनहेंस गेन की। तो उन्होंने और कुछ बताया कि नहीं, ये प्रूव्ड नहीं है ये चीज़ें, और सिर्फ थॉमसन से कहने पर जो है हम इन चीज़ों को नहीं मान सकते। तो उन्होंने आगे और डिस्कवरीज की, जिनमें द नेक्स्ट वन इज़ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें हम रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था वो किस तरह का था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोविंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ये इनका कंप्लीट नेम है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जिन्होंने दिया, उन साइंटिस्ट का कंप्लीट नेम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो है इंटरेस्टेड थे, ये जानने के लिए इच्छुक थे कि
हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम, कि एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, और रदरफोर्ड ने इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। दिस इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया था, उनको एक पतली सी गोल्ड की फॉइल पे डालकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थीन ए लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने गोल्ड की फॉइल को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि उनको एक इतनी पतली चाहिए थी लेयर, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पतली लेयर उनको चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चुना। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक, और ये इतनी पतली होने के बावजूद भी जो इसकी थिकनेस थी ना उसमें 1000 एटम्स थे। ठीक है, 1000 एटम्स थे और थिक थे 1000 एटम्स, यानी कि जैसे इस तरह से देखा जाए तो 1000 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1000 एटम्स आते थे, और वो इतनी थिक थी, मोटी परत थी फिर भी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, यानी कि टू चार्ज डबल चार्ज होगा उस पर हीलियम आयंस पे, जैसे हीलियम आयंस पर होता है। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 म्यू, जिनका मास जो है 4 म्यू होता है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल होती है, आप जान सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये रखते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स, और ये एक्सपेक्ट किया गया है जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे इनको डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा उन सब एटमिक पार्टिकल से जो कि गोल्ड के एटम्स हैं। ठीक है, उनके जो सब एटमिक पार्टिकल्स है जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उनसे उनको डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन द प्रोटॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हैवियर होते हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन, तो उनको ये पता था कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उन्होंने सिर्फ ये माना था कि हाँ डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्योंकि आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं प्रोटॉन से, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये उन्होंने सोचा था। कि उन्होंने रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने देखो ये इस तरह का मॉडल था इनका, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल ली उन्होंने और उसकी जो थिकनेस थी 1000 एटम्स की थिकनेस थी, और इन्होंने क्या अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया था, और फिर उन्होंने देखा था कि क्या ऑब्जर्वेशन आई। देखो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या कहा, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। उन्होंने एक्सपेक्ट तो कुछ और किया था लेकिन उनको टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिले थे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, ये ऑब्जर्वेशंस वहाँ से मिली थी उनको। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो उस गोल्ड फॉइल से मूव कर रहे हैं, डायरेक्टली मूव कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाली है पार्टिकल रे है, ये अल्फा पार्टिकल रे है, तो ये डायरेक्ट निकल गई वहाँ पास, आर पार निकल गई ना, पास आउट होगी इन 1000 एटम की थिकनेस जो फॉइल थी ये गोल्ड की, इससे आर पार निकल जाती है ये यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो हैं आपकी वो अल्फा पार्टिकल्स की वो मूव कर जाते हैं, गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाती हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं थोड़े थोड़े एंगल्स पर उस फॉइल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबॉन्ड, और ये सरप्राइज यहाँ पर निकल के आया, एकदम से आश्चर्य था कि हर 12,000 में से पार्टिकल्स में से अपीयर टू बी रिबॉन्ड, वो दोबारा से रिबॉन्ड हो रहा था, वापस मुड़ जा रहा था, वो अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी वो वापस मुड़ जा रही थी। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड के शब्दों में अगर कहें तो दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर ए 15 इंच शेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ये इस तरह का था जैसे कि आप मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो रिज़ल्ट में मुझे दिखा था ये इस तरह से था जैसे कि अगर आप क्या करो, दिस रिज़ल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, ये इतना इनक्रेडिबल रिज़ल्ट निकल के आया था कि जैसे कि आप किसी क्या करो, इफ़ यू फायर ए 15 इंच शेल एट ए
पीस ऑफ टिश्यू पेपर, या आप 15 इंच शेल को पर एक टिश्यू पेपर को फेंक के मारो और एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, और वो वापस आकर आपको ही टच कर जाए, आपको हिट कर जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर आपकी 15 इंच की शेल है और आप उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर डाल रहे हो, ज़ोर से मार रहे हो, तो क्या वो टिश्यू पेपर वापस से आपको आकर लगेगा? नहीं लगता ना। लेकिन ये जो सरप्राइजिंग था इसके लिए, ये जो मॉडल इन्होंने दिया था, इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लिए। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द implications of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. चलो हम इस एक्टिविटी को करके देखते हैं कि कैसे हुई होगी ये एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड, एक खुले एरिया में, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस, इस इम्प्लीकेशंस को जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में कि किस तरह से क्या चीज़ें इम्प्लाई की गई थी। लेट ए चाइल्ड, एक बच्चे को स्टैंड कर दो इन फ्रंट ऑफ ए वॉल, एक वॉल के सामने, विद हीज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद होनी चाहिए। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक कुछ डिस्टेंस से उसको क्या करना है? स्टोन्स डालने हैं एट द वॉल, उस वॉल के ऊपर। ही विल, और वो क्या करेगा? ही विल हियर ए साउंड व्हेन इच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, वो साउंड को सुन पाएगा जब भी वो स्टोन को मारेगा ना वॉल पर, तो उसको एक साउंड सुनने को मिलेगी। इफ़ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, अगर वो 10 टाइम्स इसको रिपीट करता है तो ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स, तो वो 10 बार ही साउंड को सुनेगा। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट ए बार्ब्ड वायर फेंस, एक बार वायर फेंस पे अगर वो डालता है, स्टोन को मारता है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर, तो उस फेंसिंग को वो टच ही नहीं करेंगे ज़्यादातर जो स्टोन होंगे, और वहाँ से कोई भी साउंड निकल करके नहीं आएगी। दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस एंड विच अलो द स्टोन्स टू पास थ्रू दैम, क्योंकि उस फेंस में क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, तो वो आर पार निकल जाएंगे वहाँ से स्टोन, और वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉलोइंग ए सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने निकाला कंक्लूजन की जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो कहता है द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। इन्होंने कहा कि एटम का जो ज़्यादातर एरिया है ना, जो ज़्यादातर स्पेस है, वो आपका क्या है? फ्री है, वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस गोल्ड फॉइल में ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं विदाउट डिफ्लेक्ट किए वो आर पार निकल जा रहे थे, पास आउट हो रहे थे इससे। सेकंड जो था, उन्होंने जो रीडिंग ली थी वो दी थी वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कि बहुत कम एटम्स से, पार्टिकल्स से जो अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे थे या हट रहे थे, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइड वेरी लिटल स्पेस, जो कि ये बताता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो बहुत कम स्पेस घेरते हैं, क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स वहाँ से डिफ्लेक्ट इस तरह से हो पा रहे थे, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि प्रोटॉन्स थे। And the next one is a very small fraction of alpha particle were deflected by 180, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, जो कि आपको ये बताता था कि जो बहुत ही कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 180 डिग्री पर, यानी कि वापस से ही वो मुड़ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन से जा रहे थे उसी डायरेक्शन से वापस उसी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कि आपको ये बता रहा है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उस एटम के अंदर एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम, और जो गोल्ड के एटम का जो मास था वो वर कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वो बहुत ही कम वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड थे विद इन द एटम के अंदर बहुत कम मात्रा में आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और गोल्ड के एटम जो है मास ऑफ द गोल्ड एटम बहुत कम था, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स होते हैं यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वही तो मास रखते हैं, प्रोटॉन पर ही सारा मास होता है एटम का, तो यहाँ से ये निकल गया है कि जो प्रोटॉन है वो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में थे उस जो भी उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था।
फ्रॉम द डाटा, इस सब डाटा से ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस दैन द रेडियस ऑफ द एटम। उन्होंने ये पता लगाया कि जो एटम का जो रेडियस होता है उससे 10⁵ टाइम्स जो है वो कम था। ठीक है, कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो बहुत ज़्यादा कम होती है, न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स छोटा होता है पूरे एटम के रेडियस से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या है, रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने आगे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी दिया, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, जिसके फीचर्स इस तरह से, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको आप न्यूक्लियस नाम देते हो। ये किसने खोज की थी, अब याद रखना कि ये खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियस की। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो मास है, मोस्टली सारा मास जो है एक एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन ही सारा मास रखता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एक न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है, जो बात की गई न्यूक्लियस की, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, लगातार घूम रहे होते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और एटम के साइज़ के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि फर्स्ट में ही निकल के आ गया था हमारा, कि जो उसका रेडियस था वो बहुत ज़्यादा छोटा है एक एटम से। एक एटम का 10⁵ टाइम्स छोटा होता है उसका न्यूक्लियस का रेडियस, राइट। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, देखो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हमें लगती है पॉजिटिव, उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड भी होता है। तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसका ड्रॉबैक्स भी थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि जो रिवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर ऑर्बिट में ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टेबल है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी लगातार मूव कर रहे थे, इनके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव किया जा सकता था और ऐड किया जा सकता था। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, कि कोई भी जो पार्टिकल है इस सर्कुलर ऑर्बिट में वो आपका एक्सेलरेशन कर सकता था। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और एक्सेलरेट जब कर रहा होगा तो वहाँ पर रेडिएट एनर्जी निकालेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, और इस तरह से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी को खो देंगे एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आकर गिर जाएंगे। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये निकल के आ रही थी चीज़ें कि जो आपका अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक्सीलरेशन पालेगा, और एक्सीलरेट होने की वजह से वो आपकी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी उसमें आ जाएगी तो वो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी को खो देगा एंड वो फाइनली न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा होता या ऐसा था, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका जो एटम ही स्टेबल नहीं होगा तो मैटर कैसे रहेगा, मैटर रुक ही नहीं सकता, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इन द फॉर्म दैट वी नो, जिस फॉर्म में हम उस मैटर को देखते हैं वो उस फॉर्म में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, तो मैटर रहेगा ही नहीं। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, जबकि हम ये जानते हैं कि एटम तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आज हमने कोई मैटर देखा और वो कल तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी को, और फिर वापस अपनी एनर्जी को खो के न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट वन इज़ अ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल में हम जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो कहाँ किस तरह से काम किया। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का पता लगा था, और यहाँ पे हमने जाना कि गोल्ड फॉइल उन्होंने ली थी, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने यूज़ किए थे, और इनके प्रपोजल्स जो थे वो आपके यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में भी इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस क्या था, उन्होंने उसकी साइज़ के बारे में इन्होंने बताया था कि जो एटम के 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस का। तो ये सब हम जान चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर के मॉडल के बारे में भी हम इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, इस रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था एटम का, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको, और उसके जो मॉडल जो उन्होंने दिया था उसको ओवरकम करने के लिए एक क्या किया था, नील बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो जो रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स थे उनको ओवरकम करने के लिए बोहर जी ने भी, जो है जिनका पूरा नाम था नील्स बोहर,
इन्होंने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि एटम के मॉडल के बारे में थे। फर्स्ट वन इज द ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स होंगे, आर अलाउड इनसाइड द एटम, कि एटम में कुछ ही ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं एक एटम के अंदर। सेकंड पोस्टुलेट इनका था, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने ये बताया कि जब भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे तो वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में ये उसका ड्रॉबैक्स था, तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बोहर के मॉडल में क्या था, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। जो बोहर मॉडल ने बताया कि कुछ शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये क्या होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ऑर्बिट्स, इनको ऑर्बिट्स भी कहेंगे, शेल्स भी कहेंगे, या फिर एनर्जी लेवल्स कहेंगे। एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन जो एनर्जी लेवल होते हैं वो आपके फिगर में शो किए गए हैं 4.3 में। देखो आप इसमें दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं। इनको आप शेल्स भी बोल सकते हो या ऑर्बिट्स भी कह सकते हो। तो ये ऑर्बिट्स जो हैं इनके शेल्स होंगे या फिर एनर्जी लेवल होंगे। इफ़ यू, इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इफ़ यू एनर्जी लेवल इन एन एटम, ये आपको एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं एक एटम के अंदर, कुछ एनर्जी लेवल्स में दिखाए गए हैं। अब देखो मिडल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होगा। ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियाई रखेगा एक एटम से। ठीक है, जो एटम की न्यूक्लियाई है इसके 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होगी इसकी न्यूक्लियाई। और यहाँ पर जो शेल्स हैं, देखो अंदर से स्टार्ट करते हैं, जो आपके न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल होगी उसको के शेल बोलते हैं, एल फिर एम फिर एन। तो के एल एम एन ये 4 शेल्स होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन। तो ये जो आपके शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनको आप इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हो एक एटम के अंदर, जिसमें के एल एम एन ये जो आपकी 4 शेल्स होती हैं। और द नंबर्स, या फिर आप नंबर भी रख सकते हैं उनका 1 2 3 4, यानी कि जो आपकी के शेल है उसको आप 1 बोलोगे, एल को 2 बोलोगे, एम को 3 बोलोगे और एन को 4 बोलोगे। तो ये आपके शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं आपके एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू द मोहर। So okay friends, these were the models given by some scientists, and in our next session we will be discussing about our further topics on this chapter, that would be neutron। तो अभी तक हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना है। हम बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रॉन्स के बारे में जानेंगे, एंड हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स, कि किस तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting all the notification of my video whenever I will be uploading on my channel. Thank you so much, thanks for watching, thank you friends.